नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन फिशेज, जिसमें हम हेडिंग वाइज देखेंगे कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्या होती है, जिसे हम इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन की हेल्प से समझेंगे। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा आर्टिफिशियल स्ट्रैपिंग मेथड, जिसमें हम देखेंगे कि स्ट्रैपिंग मेथड क्या होता है और किस टाइप से फिशेज को आर्टिफिशियली फर्टिलाइज किया जाता है, जिसमें हमारे दो मेथड अप्लाई होते हैं, एक ड्राई मेथड और एक वेट मेथड। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे और हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी इंड्यूसिंग ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग बाय हाइपोफाइसेशन मेथड, जिसमें हम देखेंगे कि हाइपोफाइसेशन में किस टाइप से पिट्यूटरी हार्मोन या पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर किया जाता है, वो हम स्टेप वाइज देखेंगे। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में देखेंगे कि डोज किस टाइप से दी जाती हैं फिशेज के लिए उनके वेट के अकॉर्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा मेथड ऑफ इंजेक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि जो ब्रीडर हैं या फिशेज हैं उन्हें किस टाइप से इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे हम स्टॉकिंग, जिसमें हम देखेंगे कि जो ब्रीडर हैं या फिशेज हैं उसे किस टाइप से स्टॉक किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा ब्रीडिंग टेक्निक, जिसमें हम देखेंगे क्या टेक्निक होती है। अब हमारा जो क्वेश्चन का लास्ट हेडिंग होगा वो होगा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंड्यूसिंग ब्रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर जो ब्रीडर हैं या फिशेज हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन आ जाए, और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन का सबसे पहला और मेन हेडिंग है इंड्यूस ब्रीडिंग इन फिशेज, मछलियों में प्रेरित प्रजनन, जिसे हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग या कृत्रिम प्रजनन भी कहते हैं। इंड्यूस ब्रीडिंग को आप इजीली इस टाइप से समझ सकते हैं कि इंड्यूस ब्रीडिंग एक ऐसी टेक्निक या प्रोसेस होती है जिसमें कार फिशेज या जो फिशेज की अदर स्पीशीज होती हैं उनमें पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा उन्हें क्या कर दिया जाता है, ट्रीट किया जाता है, और वो रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग के लिए क्या हो जाती हैं, एक्साइटेड या स्टिमुलेट हो जाती हैं, और उनकी बॉडी में एग एंड स्पर्म क्या होते हैं, मोर क्वांटिटी में बनने लगते हैं, और जिससे जो फिशेज है उनका प्रोडक्शन क्या होता है, हाई हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कहते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग में इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं किस टाइप से इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। फिशेज अपने नेचुरल एरिया में ब्रीड करती हैं। ये हम जानते हैं कि जो फिशेज हैं, मछलियां हैं, वो अपने प्राकृतिक एरिया में क्या करते हैं, ब्रीड करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं या प्रजनन करती हैं, जहां से इनके सीड्स कलेक्ट किए जाते हैं। सीड्स इनके एग्स के लिए कहते हैं जो फर्टिलाइज होते हैं। इनके सीड्स पॉन्ड रिवर से जनरली कलेक्ट किए जाते हैं। इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रेश वाटर पॉन्ड, तालाब होते हैं, रिवर होते हैं, उनसे इजीली क्या कर लिया जाता है, उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है इनके एग्स के लिए, जिनमें बेनिफिशियल तथा हार्मफुल बोथ के एग मिक्स होते हैं। जो रिवर से एग या सीड कलेक्ट किए जाते हैं उनमें बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों टाइप के क्या होते हैं, एग होते हैं। वो हम आगे देखेंगे किस टाइप के होते हैं ये। यदि ये सीड्स एक फिशरमैन के द्वारा, जो मछुआरे होते हैं उनके द्वारा आर्टिफिशियल पॉन्ड में ट्रांसफर किए जाएं तो उनका प्रोडक्शन रेट ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है। जब किसी फिशरमैन या मछुआरे के द्वारा रिवर या पॉन्ड से कलेक्ट किए गए जो सीड हैं उन्हें आर्टिफिशियली कृत्रिम तालाब में ट्रांसफर किए जाए तो उनका जो प्रोडक्शन होगा, जो फिशेज का प्रोडक्शन होगा, वो क्या होगा, ग्रेटली रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि उनके सीड्स में कार्निवोरस तथा प्रेडेटरी नेचर की फिशेज के सीड मिक्स होते हैं। वो क्या होते हैं, हार्मफुल सीड या एग होते हैं। जब जो हार्मफुल एग होते हैं, जब उनमें से हैचिंग होती है और फिश फ्राई बनती है, फिर वो फिश फ्राई अडल्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो क्या होती हैं, कार्निवोरस होती हैं, मांसाहारी होती हैं या प्रेडेटरी शिकारी नेचर की होती हैं। तो वो अदर फिशेज को क्या करती हैं, अटैक करती हैं, उन्हें खा लेती हैं, जिससे जो प्रोडक्शन है उसका रेट क्या होता है, ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है। आगे देखते हैं, इसीलिए फिशरमैन आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के थ्रू हाई यील्ड को ऑब्टेन कर सकता है, और जो फिशरमैन होते हैं इसीलिए आर्टिफिशियल ब्रीडिंग को क्या करते हैं, अपनाते हैं, जिससे ये हाई उपज को क्या करते हैं, निर्मित करते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं, जिससे इनका जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन इंड्यूस ब्रीडिंग की।
ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा रिप फिशेज होती है, इन्हें क्या कहते हैं, परिपक्व या मेच्योर फिश कहते हैं, को पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा ब्रीडिंग या एग एंड स्पर्म रिलीज के लिए स्टिमुलेट या उत्तेजित या एक्साइटेड किया जाता है, तो इस प्रोसेस को इंड्यूस ब्रीडिंग कहते हैं। आई होप आपको इंड्यूस ब्रीडिंग समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, आर्टिफिशियल स्ट्रैपिंग मेथड, जिसमें हम देखेंगे कि स्ट्रैपिंग मेथड क्या होता है। तो देखते हैं, कार्प के सर्टेन स्पीसीज, जैसे कार्प की कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जैसे ब्लैक कार्प, ग्रीन कार्प एंड मड कार्प। एक होती है चाइनीज कार्प को स्ट्रैपिंग मीन्स होता है अलग करना, मेथड के द्वारा आर्टिफिशियली फर्टिलाइज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, स्पर्म एंड ओवम को फिश की बॉडी से अलग किया जाता है, मेल एंड फीमेल की बॉडी से। इस प्रोसेस में सबसे पहले फीमेल की बॉडी से जेंटली धीरे धीरे टैपिंग के द्वारा, टैपिंग मीन्स होता है दोहन, दबा के एग को रिलीज किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, एक ही बॉडी दिखाई है फिशेज की, मेल फीमेल, इसी टाइप से स्पर्म निकाल लेंगे, इसी टाइप से क्या निकाल लेते हैं, ओवम निकाल लेते हैं फिश की बॉडी से, को रिलीज किया जाता है। पहले हम फीमेल की बॉडी से क्या करते हैं, स्ट्रैपिंग मेथड के द्वारा या टैपिंग के द्वारा ओवम को एक पेट्री डिश में क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस टाइप से क्या कर देते हैं, उनकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। सिमिलर प्रोसेस मेल के साथ साथ अप्लाई की जाती है। जिस टाइप से फीमेल की बॉडी से ओवम को निकाला जाता है, उसी टाइप से जो मेल है उसकी बॉडी से स्पर्म को निकाल लिया जाता है। जब उनके इसे स्पर्म तथा माइल रिलीज हो जाती हैं तो उसे एग फील्ड पेट्री डिश में मिक्स कर दिया जाता है। जिस पेट्री डिश में ओवम होता है उसी में स्पर्म को क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है तथा लगभग हाफ एन आवर के लिए फ्रीली छोड़ दिया जाता है, और लगभग 30 मिनट के लिए फ्रीली छोड़ दिया जाता है इसी टाइप से, जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो सके। और जो पेट्री डिश में एग एंड स्पर्म होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, फ्यूज हो जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। इसे भी 2 मेथड के द्वारा अप्लाई किया जा सकता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को। नंबर 1 देखते हैं, ड्राई मेथड। ड्राई मेथड देखते हैं क्या होता है। इसमें स्ट्रैपिंग द्वारा रिलीज एग एंड स्पर्म को पेट्री डिश में थ्रोली मिक्स करके 30 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे एग फर्टिलाइज्ड होकर जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। जो ड्राई मेथड है उसमें जो पेट्री डिश है वो सूखी हुई होती है, और उसमें पहले ओवम या एग या और फिर बाद में स्पर्म को मिक्स करके लगभग 30 मिनट के लिए रख दिया जाता है, और जो एग एंड स्पर्म है वो एक दूसरे के साथ कहते हैं फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। और इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि फिश की बॉडी से बाहर होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो प्रोसेस है वो क्या है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग बी, बैट मेथड। बैट मेथड में देखते हैं इस टाइप से फर्टिलाइज किया जाता है। इसमें बोथ एग एंड स्पर्म को वाटर फील्ड पेट्री डिश में रखा जाता है, जबकि हमने देखा कि ड्राई मेथड में जो पेट्री डिश थी वो क्या हुई थी, सूखी हुई थी, जबकि बैट मेथड में जो पेट्री डिश है उसमें वाटर फील्ड होता है और उसमें एग एंड स्पर्म को भी डाल दिया जाता है। इसका यूज स्टिकी एग के लिए किया जाता है, जो स्टिकी चिपके हुए एग होते हैं, इसीलिए इसमें वाटर फील्ड कर दिया जाता है। इसे भी लगभग 30 मिनट के लिए फ्रीली छोड़ दिया जाता है, जिससे उनके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इनहिबिट ना हो और इनकी क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, जाइगोट बन जाता है। अब फर्टिलाइज्ड एग को हैचिंग हप्पा में या हैचिंग पिट में ट्रांसफर किया जाता है। एक नेट लाइक क्या होता है, हैचिंग हप्पा होता है, उसमें इन एग्स को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है इंड्यूस ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग बाय हाइपोफाइसेशन। हाइपोफाइसेशन के द्वारा इंड्यूस ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि हाइपोफाइसेशन मेथड के द्वारा किस टाइप से कितने स्टेप में पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट या पिट्यूटरी हार्मोन को प्रिपेयर किया जाता है। तो देखते हैं, इंड्यूस ब्रीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रिप फिशेज ब्रीडर या अनरिप
फिशेज को रेस्पेक्टिवली गैमीट्स प्रोड्यूस करने के लिए तथा आउटसाइड स्पाउनिंग के लिए एज वेल एज मैचुरेशन के लिए स्टिमुलेट किया जाता है। जो इंड्यूस ब्रीडिंग है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मेच्योर फिश जो ब्रीडर होती हैं उन्हें या अनमेच्योर फिशेज को रेस्पेक्टिवली गैमीट्स स्पर्म एंड ओवम को प्रोड्यूस करने के लिए या आउटसाइड रिप्रोडक्शन करने के लिए एज वेल एज उनके जो गोनट्स हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके मैचुरेशन के लिए क्या किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है या एक्साइटेड किया जाता है पिट्यूटरी हार्मोन्स के द्वारा। आगे देखते हैं, यदि ये स्टिमुलेशन गोनड या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैचुरेशन में हार्मोन के इंजेक्शन द्वारा किया जाता है, जो कि क्या होता है, पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं। इस इंजेक्शन में दिए गए इंजेक्शन में पिट्यूटरी हार्मोन्स एक्सट्रैक्ट का मीन्स क्या होता है, अर्क या हार्मोन का यूज किया जाता है तो उसे हाइपोफाइसेशन मेथड कहते हैं। हाइपोफाइसेशन में पिट्यूटरी हार्मोन को पहले प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, फिर किसी कारफिश की बॉडी में उसे इंजेक्शन की हेल्प से, सिरिंज की हेल्प से इंजेक्ट किया जाता है। अब हम हाइपोफाइसेशन की हेल्प से या मेथड से देखेंगे किस टाइप से पिट्यूटरी हार्मोन या पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर किया जाता है, वो हम देखेंगे हेडिंग वाइज एंड अलग अलग स्टेप में। तो सबसे पहले देखते हैं मेथड ऑफ हाइपोफाइसेशन। इसमें हम देखेंगे कि हाइपोफाइसेशन क्या होता है, किस टाइप का मेथड होता है और इसमें कितने क्या होते हैं, स्टेप होते हैं। उन स्टेप को फॉलो करके किस टाइप से पिट्यूटरी हार्मोन्स या एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर या तैयार किया जाता है। हाइपोफाइसेशन में फॉलोइंग स्टेप को इंक्लूड करते हैं। तो देखते हैं, नंबर 1 पिट्यूटरी लोकेशन डिटर्मिनेशन। सबसे पहले हम जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे फिश की बॉडी में क्या करते हैं, उसकी लोकेशन को क्या कहते हैं, सर्च करते हैं, लोकलाइज करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। तो देखते हैं किस टाइप से करते हैं। इंडिया में जनरली इंडियन मेजर कार्प तथा चाइनीज कार्प को पहले सिलेक्ट फिर बाद में कलेक्ट किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की क्या होती है, इंडियन कार्प होती है और आप देख सकते हैं ये क्या होती है, चाइनीज कार्प होती है। आप देखते हैं फिर पिट्यूटरी ग्लैंड लोकलाइज करते हैं कि जो फिशेज हैं कार्प फिशेज उनकी बॉडी में कहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। हम जानते हैं कि ब्रेन में क्या पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, उसकी वेंट्रल साइड पाई जाती है। आगे देखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन की वेंट्रल साइड पर ऑप्टिक लोब्स के जस्ट नियर हाइपोथैलेमस या मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, फिश का हेड है, कहाँ पर पाई जाती है, ब्रेन के वेंट्रल साइड। ये क्या है, ब्रेन है, ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या पाई जाती है, प्रेजेंट होती है या पाई जाती है। आगे देखते हैं, इसमें गोनड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स LH को क्या कहते हैं हम, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड FSH फॉलिकुलर या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रेजेंट होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें जो गोनड या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उन्हें उत्तेजित करने के लिए क्या होते हैं, 2 हार्मोन्स होते हैं, एक LH एंड FSH। ये क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो गोनड को क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं या एक्साइटेड कर देते हैं। आगे देखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन डिटरमाइन करने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड डाइसेक्ट करने के लिए नेक्रोटाइज किया जाता है फिश के लिए। जब हम फिश की बॉडी में, कार फिशेज की बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, उसकी लोकलाइज या उसकी लोकेशन को सर्च कर लेते हैं, फिर उस पिट्यूटरी ग्लैंड को डाइसेक्ट यानी कि उसे डिसेक्शन के द्वारा क्या कहते हैं, रिमूव किया जाता है। उसके लिए फिश को क्या कर दिया जाता है, बेहोश किया जाता है, नेक्रोटाइज किया जाता है। अब हम देखेंगे सेकंड स्टेप में क्या होता है। अब है हमारा नेक्स्ट स्टेप सेकंड, डाइसेक्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्लैंड, जिसमें हम देखेंगे किस टाइप से डाइसेक्शन किया जाता है और किस टाइप से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे रिमूव किया जाता है फिश की बॉडी से। तो देखते हैं, आफ्टर नेक्रोटाइज, जब बेहोश करने के बाद शार्प नाइफ से फिशेज का हेड
ऑब्लिक्यू मैनर में, इस टाइप से ऑब्लिक्यू मैनर में एक धारदार चाकू से कट करते हैं। फर्स्टली स्कल रिमूव करते हैं। सबसे पहले जो फिश का स्कल होता है, जो ब्रेन के ऊपर होता है, उसे क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिससे ग्रे मैटर तथा फैटली सब्सटेंस दिखाई देने लगता है। जब स्कल रिमूव हो जाता है फिश का, तो वहां पर कुछ फैटी, कुछ जो बसा के सब्सटेंस होते हैं या फैट के सब्सटेंस होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। उनका कारण कैसे होता है, ग्रे मैटर होते हैं। आगे देखते हैं। अब एक ब्लंट फोर्सेप्स से इन्हें रिमूव किया जाता है। एक ब्लंट क्या होती है, चिमटी होती है, फोर्सेप होती है, उसके द्वारा जो फैटी सब्सटेंस है उन्हें क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, जिससे ब्रेन एक्सपोज हो जाता है और जो फिश का ब्रेन है वो दिखाई देने लगता है। अब ब्रेन को ऊपर उठाकर ऑल्फैक्टरी तथा ऑप्टिकल नर्व से सेपरेट कर देते हैं। जो ब्रेन है उसे ऊपर उठाकर ऑल्फैक्टरी, ये है, ये क्या है, ऑल्फैक्टरी बल्ब है, इससे सेपरेट, इसे भी कट कर देते हैं, और जो ऑप्टिक नर्व है इसे भी क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। ठीक, दोनों से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, जिसकी वेंट्रल पोजीशन पर पिट्यूटरी प्रेजेंट होती है। जो ब्रेन है उसके वेंट्रल पोजीशन पर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जिसे ऑप्टिकल काइमाज एक थिन मेम्ब्रेन के द्वारा कवर करती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एक ऑप्टिकल काइमाज की मेम्ब्रेन होती है, थिन, बहुत ज्यादा पतली, उसके द्वारा क्या होती है, कवर होती है। जैसे ही ऑप्टिक काइज्मा को सेपरेट किया जाता है, पिट्यूटरी क्लियरली दिखाई देने लगती है। जब जो ऑप्टिक थिन मेम्ब्रेन थी उसे हटाया जाता है तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्लियरली साफ दिखाई देने लगती है। अब इसे केयरफुली पिकअप करके एक पेट्री डिश में प्रिजर्व करने के लिए लाया जाता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड क्लियरली दिखाई देने लगती है, फिर उसे फोर्सेप की हेल्प से क्या कर लिया जाता है, पिकअप कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, वहां से जो ब्रेन है उससे क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है और एक पेट्री डिश में प्रिजर्व करने के लिए लाया जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे किस टाइप से इसका प्रिजर्वेशन किया जाता है। अब हमारा थर्ड स्टेप, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें हम देखेंगे किस टाइप से पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रिजर्व किया जाता है और स्टोर किया जाता है। तो देखते हैं, इन ग्लैंड को 100% एल्कोहल में ऑर्डिनरी टेम्परेचर में स्टोर करते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है पेट्री डिश में, उसमें 100% एल्कोहल क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और ऑर्डिनरी या रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं। 24 आवर्स बाद इनका डिहाइड्रेशन करते हैं। जब लगभग 24 घंटे हो जाते हैं तो इसका क्या होता है, डिहाइड्रेशन किया जाता है। इसे डिहाइड्रेशन के लिए एक डिसेप्टर में रखकर फ्रिज में रख देते हैं, जिसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड फील्ड होता है। जो डिसेप्टर होता है जिसे फ्रिज में रखा जाता है उसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड फील्ड होता है, जिससे इसका क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। जब डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है फिर क्या करते हैं, और इनको ग्लिसरीन में प्रिजर्व करते हैं तथा फ्यू वीक के लिए 40 डिग्री सेल्सियस पर छोड़ देते हैं। जब डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो ग्लैंड है उसे ग्लिसरीन में लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पर कुछ सप्ताहों के लिए छोड़ दिया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। अब हमारा फोर्थ हेडिंग है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लैंड सस्प्रेन फॉर इंजेक्शन। जो ग्लैंड का सस्प्रेन है उसे किस टाइप से तैयार करते हैं इंजेक्शन के लिए। तो देखते हैं किस टाइप से पिट्यूटरी हार्मोन या एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं। ग्लैंड की रिक्वायर्ड क्वांटिटी को ब्रीडर्स में इंजेक्ट किया जाता है। जब ग्लैंड सस्प्रेशन या सस्प्रेन बन जाता है तो इंजेक्शन के थ्रू उसकी क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है, ब्रीडर्स पर डिपेंड करती है, कितनी उसे रिक्वायर्ड है, उसे इंजेक्शन की हेल्प से क्या किया जाता है, उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। आगे देखते हैं, ग्लैंड सस्प्रेशन को सबसे पहले 0.3 डिस्टिल वाटर या सैलाइन सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसे हम ग्लिसरीन में रखते हैं, उसे अब 0.3 डिस्टिल वाटर या सैलाइन सॉल्यूशन, जो कि क्या होता है, खारा पानी होता है, उसमें क्या कराते हैं, डिप
किया जाता है तथा इसका होमोजेनाइजेशन किया जाता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसे क्या कर लिया जाता है, होमोजेनाइजेशन का मीन्स होता है उसे एक जैसा कुचल लिया जाता है या सेम कर लिया जाता है तथा ग्लैंड के एक्सट्रैक्ट के लिए उसे कुचला जाता है। जब ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, अर्क बनाते हैं, तो क्या कर लिया जाता है उसे, उसका होमोजेनाइजेशन या कुचल लिया जाता है। अब इस फ्लूइड को, जो कुचला हुआ फ्लूइड है, उसे 5 मिनट के लिए 1000 आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जो कि एक्सट्रैक्ट या होमोजेनाइजेशन के बाद जो फ्लूइड बना है उसे 5 मिनट के लिए 1000 आरपीएम का मीन्स होता है रेवोल्यूशन पर मिनट पर सेंट्रीफ्यूज मशीन में क्या करते हैं, घुमाते हैं। अब इससे जो फ्लूइड प्रिपेयर होता है उसे पिट्यूटरी हार्मोन कहते हैं। जब 1000 बार 1 मिनट में इसे घुमाया जाता है 5 मिनट के लिए, तो जो फ्लूइड तैयार होता है, जो फ्लूइड बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन कहते हैं, जो हाइपोडर्मिक सिरिंज के लिए तैयार होता है और ये इंजेक्शन के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग 5, डोज। कि किस टाइप से डोज दी जाती है ब्रीडर या फिशेज के लिए। इसकी डोज ब्रीडर्स की सेक्सुअल मैच्योरिटी पर डिपेंड करती है। जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है उसकी जो डोज है वो ब्रीडर किस टाइप के हैं, मेच्योर हैं या अनमेच्योर हैं, उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी पर क्या करते हैं, डिपेंड करती है। एक फीमेल ब्रीडर को 5 से 10 mg मिलीग्राम पर केजी किलोग्राम बॉडी वेट, जबकि मेल ब्रीडर को 2 से 3 mg मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट का इंजेक्शन दिया जाता है। अगर एक फीमेल ब्रीडर 1 किलो की है तो उसे 5 से 10 मिलीग्राम का इंजेक्शन दिया जाएगा, जबकि मेल ब्रीडर अगर 1 किलो का है तो उसे 2 से 3 मिलीग्राम का एक इंजेक्शन दिया जाएगा। आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट इंजेक्शन वर्क नहीं करता। जब हम फर्स्ट इंजेक्शन देते हैं ब्रीडर्स के लिए तो वो वर्क नहीं करता है, इसीलिए लगभग 8 से 10 घंटे बाद सेकेंड इंजेक्शन दिया जाता है मेल एंड फीमेल के लिए, जो कंपलसरी होता है, जो कि क्या होता है, अनिवार्य होता है। थर्ड इंजेक्शन कंपलसरी नहीं होता, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट के लिए, संतोषजनक परिणाम के लिए केवल फीमेल को, जो फीमेल ब्रीडर है, उसे 2 से 3 mg पर केजी बॉडी वेट का इंजेक्शन दिया जाता है। केवल फीमेल के लिए 2 से 3 मिलीग्राम पर केजी जो बॉडी वेट का इंजेक्शन है वो दिया जाता है, जिससे फीमेल तथा मेल स्पाउनिंग के लिए या ब्रीडिंग के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे 5 थी जो डोज थी, किस टाइप से देते हैं वो हमारे कंप्लीट हुई हेडिंग। अब है हमारी 6, मेथड ऑफ इंजेक्शन। किस टाइप से इंजेक्शन या सिरिंज लगाती है फिशेज की, किस टाइप से, कौन सी जगह दिया जाना चाहिए, ये देखेंगे हम। फिशेज में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कॉर्डल पेडिकल या शोल्डर रीजन पर या डोर्सल फिन के बेस पर सिरिंज की हेल्प से दिया जाता है। जब इंजेक्शन दिया जाता है तो उसके कॉर्डल पेडिकल, जो कि कॉर्डल फिन के जस्ट आगे होता है, क्योंकि टेल रीजन होता है, या इसके जो शोल्डर रीजन होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देना चाहिए, या डोर्सल फिन होता है, जैसे आप देखेंगे डोर्सल फिन की जस्ट नीचे देना चाहिए। आगे देखते हैं, कभी भी इंजेक्शन लेटरल लाइन पर नहीं देना चाहिए। जो फिजिक्स की लेटरल लाइन होती है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे लेटरल लाइन होती है, उस पर कभी भी इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। ये हमारे जो स्टेप थे हाइपोफाइसेशन के वो कंप्लीट हुए। अब है हमारी नेक्स्ट हेडिंग स्टॉकिंग। देखेंगे किस टाइप से इनका भंडारण किया जाता है फिशेज या ब्रीडर का। ब्रीडर्स को ड्यूरिंग विंटर मंथ 1000 से 2000 केजी पर हेक्टेयर ऑफ वाटर की रेट पर स्टॉक करना चाहिए। जो ब्रीडर्स होते हैं या कार्प फिशेज होती हैं, उन्हें विंटर में लगभग 1000 से 2000 केजी या लीटर जो वाटर होता है पर हेक्टेयर ऑफ वाटर की रेट पर स्टॉक करना चाहिए या भंडारण करना चाहिए। इन्हें डेली राइस, वर्म या ऑयल केक पर फीड कराया जाता है। ऑयल केक क्या होती है, खल होती है, या जो फिश फूड होता है उस पर क्या कराया जाता है, इन्हें फीड कराया जाता है। इंजेक्शन के 1 दिन पहले इनकी
फीडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। जो ब्रीडर हैं उन्हें इंजेक्शन देना है तो एक दिन पहले ही उनका जो फूड है वो बंद कर देना चाहिए। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, जब ब्रीडिंग सीजन आता है मेच्योर मेल कार्प तथा फीमेल कार्प को सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि किसे इंजेक्शन लगाना है। एक फुल्ली रिप या मेच्योर मेल स्लाइट प्रेशर पर, स्टिल थोड़े से प्रेशर पर क्या करती है, अपने माइल्ड स्पर्म को डिस्चार्ज करने लगता है, जबकि जो फीमेल है वो क्या होती है, उसकी वो वैली है, जो तोंद है वैली, वो कहती है स्वेल या सूज जाती है या फूल जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जबकि फीमेल की वैली स्वेलिंग हो जाती है। जो मेल है वो थोड़े से प्रेशर पर ही अपने माइल्ड या स्पर्म को डिस्चार्ज कर देता है, जबकि जो फीमेल है उसकी वैली क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, सूज जाती है या फूल जाती है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे ब्रीडिंग टेक्निक्स। तो देखते हैं कि ब्रीडिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, वो हम देखेंगे आगे। अब हमारा हेडिंग है ब्रीडिंग टेक्निक्स। तो देखते हैं किस टाइप की ब्रीडिंग टेक्निक्स होती है और किस टाइप से अप्लाई की जाती है फिशेज पर। इंड्यूस फिश ब्रीडिंग मॉनसून सीजन में अडॉप्ट की जाती है। जो इंड्यूस ब्रीडिंग है वो फिशेज में मॉनसून सीजन में की जाती है या अडॉप्ट की जाती है, क्योंकि फिशेज फुल्ली रिप होती हैं या फुल्ली मेच्योर होती हैं। ब्रीडर्स को लार्जर पॉन्ड से नेट की हेल्प द्वारा स्मॉलर पॉन्ड में ट्रांसफर किया जाता है। नेट की हेल्प से जो फिशेज होती हैं या ब्रीडर्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है नेट की हेल्प से और स्मॉल पॉन्ड में छोटे जो तालाब होते हैं उनमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें सुटेबल क्वांटिटी की हाइपोडर्मिक डोज देकर ब्रीडिंग हप्पा जो फाइन अच्छे मैश मस्क्यूटो नेट क्लॉथ का बना होता है, जब जो ब्रीडर्स हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन्हें सुटेबल क्वांटिटी में क्या दी जाती है, हाइपोडर्मिक डोज दी जाती है पिट्यूटरी हार्मोन्स की, और फिर उन्हें ब्रीडिंग हप्पा में जो कि एक अच्छे मैश या नेट के क्लॉथ के द्वारा क्या होता है, बना होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का होता है, जिसे बम्बू पोल की हेल्प से फिक्स कर दिया जाता है पॉन्ड में ही। देख सकते हैं इस टाइप से क्या होता है, ब्रीडिंग हप्पा होता है। आगे देखते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज्ड एग को आइडेंटिफाई किया जाता है। जब सुटेबल हाइपोडर्मिक डोज देकर जो ब्रीडर्स हैं उन्हें ब्रीडिंग हप्पा में जो नेट का बना होता है उसमें डाल दिया जाता है मेल और फीमेल को। जब मेल और फीमेल से एग एंड स्पर्म रिलीज होते हैं तो उनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और जब फर्टिलाइज हो जाते हैं एग तो उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें अलग कर लिया जाता है। आगे देखते हैं यदि एग ट्रांसपेरेंट पर्ल लाइक दिखाई देते हैं तो वह फर्टिलाइज्ड, और यदि ओपाक्यू वाइटिस दिखाई देते हैं तो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। जब मेल और फीमेल को मैश मस्कीटो नेट क्लॉथ में या उस पॉन्ड में डाल दिया जाता है जो कि क्या होते हैं, ब्रीडिंग हप्पा होता है, उसमें डाल दिया जाता है, और जो मेल एंड फीमेल होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म एंड ओवम को रिलीज करते हैं और उनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पर्ल लाइक मोती की तरह दिखाई देते हैं, और वह जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो धुंधले होते हैं, वाइटिश दिखाई देते हैं। इसके बाद फर्टिलाइज्ड एग को रेयरिंग पूल में ट्रांसफर किया जाता है, जहां पर इनकी क्या होती है, हैचिंग होती है। ये क्या होता है, रेयरिंग पूल होता है, इसे पालन तालाब भी कहते हैं। जब हैचिंग हो जाती है तो इन्हें सुटेबल फूड प्रोवाइड किया जाता है। जब एग की क्या होती है, हैचिंग हो जाती है तो क्या निकलते हैं, फिश फ्राई निकलते हैं और उन्हें सुटेबल फूड प्रोवाइड किया जाता है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। आगे देखते हैं जब ये फिंगर के बराबर हो जाते हैं तो इन्हें फिंगर लिंग कहते हैं तथा इन्हें नर्सरी पूल में ट्रांसफर किया जाता है। जब ये फिंगर के बराबर हो जाते हैं तो इन्हें नर्सरी पूल में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पर इन्हें फर्दर ग्रोथ तथा डेवलपमेंट की एसेंशियल थिंग्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। जो फिंगर लाइक फिशेज हैं और नर्सरी पॉन्ड में होती हैं उन्हें फिर से जो इनकी ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल फूड होता है
उसे क्या किया जाता है, इन्हें प्रोवाइड कराया जाता है, जहां पर ये अडल्ट मेल तथा फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो फिंगर लाइक फिशेज होती हैं वो ग्रोथ करके अडल्ट में क्या होती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं मेल में एंड फीमेल में। अब इन्हें फर्दर आर्टिफिशियल पॉन्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पर इनके पेरेंट्स होते हैं उसी पॉइंट में इन्हें भी क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। चाइना में इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए मॉडर्न पैटर्न का यूज केवल मेल कार्प को कल्चर करने में या करने के लिए किया जाता है, जिसे अब इंडिया में भी अडॉप्ट किया जा रहा है। यहाँ पर हमारी ब्रीडिंग टेक्निक कंप्लीट हुई। ये जस्ट फिश कल्चर की तरह है, जैसे फिश कल्चर में हम पढ़ते हैं, इसी तरह ब्रीडिंग टेक्निक में हम देखते हैं किस टाइप से फिश को कल्चर किया जाता है। और हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, जो कि हमारे क्वेश्चन की लास्ट हेडिंग है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इंड्यूस ब्रीडिंग। जिसमें हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इंड्यूस ब्रीडिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखते हैं, इंड्यूस ब्रीडिंग को सेवरल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें नंबर 1 है फेवरेबल क्लाइमेटिक तथा हाइड्रोलॉजिक कंडीशन इंड्यूस ब्रीडिंग के चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं। पर्याप्त या अनुकूलन वातावरण और हाइड्रोलॉजिक जो वाटर की जो कंडीशन है वो इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए क्या करती है, इंक्रीज करती है फिश के लिए। नंबर 2 देखते हैं, कूल वेदर तथा रेनी पीरियड ब्रीडिंग को इनहेंस कर देते हैं। नंबर 3 है मेजर कार्प के लिए फॉलोइंग वाटर मोस्ट प्रीफर होता है, जो बहता हुआ पानी होता है वो क्या होता है, मोर प्रीफर होता है। 4 है लाइटनिंग तथा हैवी रे इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए आइडियल होती हैं। 5 है डिजॉल्व O2 कंसंट्रेशन से 5 ppm से कम नहीं होनी चाहिए। जिस वाटर में ब्रीडर्स हैं, कार्प मेजर कार्प हैं, उसमें जो O2 के कंसंट्रेशन है वो 5 ppm से कम नहीं होनी चाहिए। ppm का मीन्स होता है पार्ट पर मिलियन। अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट हेडिंग था वो भी कंप्लीट हुआ और हमारा जो क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।